नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला में नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने समझ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे बच्चों ये है, यदि आपको पॉलिटी के लेक्चर में कुछ ऐसा लगता है कि इसे और अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं तो आप दे सकते हैं। यदि सुझाव जायज़ होता है तो निश्चित रूप से लेक्चर में संशोधन की गुंजाइश बनी रहेगी। यदि सुझाव जायज़ नहीं होता है तो लेक्चर को कंटिन्यूस रखा जाएगा। और आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास में आपको बच्चों रिसोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा कहने का मतलब भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, आखिर भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है, किस किस के द्वारा किस किस स्थिति में बनाया गया है, उन सब पर हमारी चर्चा होगी। तो यदि हम आपको इसके स्रोत के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस समय संविधान बना था उस समय और उस समय से पहले, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं या प्योर हिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि भारत जो है नाना प्रकार के साम्राज्यों द्वारा प्रशासित किया गया है, जिसमें उन नाना प्रकार के शासकों ने, साम्राज्यों ने नाना प्रकार के ही रूल एंड रेगुलेशन उस समय की या उस वक्त की समय और परिस्थिति के आधार पर भारत की जो समाज थी या भारतीय लोगों पर लागू किए थे। जिसमें हम संविधान से कुछ पहले की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर स्थापित था, जिसने उस समय बड़े पैमाने पर भारतीयों का शोषण किया था और अपने तानाशाही माहौल या एक तंत्रीय शासक के माध्यम से भारतीय समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण किया था। इस शोषण का ही परिणाम था कि भारत में जब शोषण की सीमा एक चरम से ऊपर गई तो भारत के विभिन्न वर्गों ने, चाहे वो बौद्धिक वर्ग हो तो उसने उदारवादी माध्यम से बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल, चाहे वो युवा हो जिसे हम बोल सकते हैं किसी न किसी इशू के माध्यम से स्टिमुलस किया हुआ, प्रोत्साहित किया हुआ, तो उसका रूप हम क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से भारत को हर संभव स्वतंत्र कराने का प्रयास किया था। और उसमें चाहे वो क्रांतिकारी संघर्ष हो, चाहे वो राष्ट्रवादी संघर्ष हो, उनकी जो मांग थी वही अंततः भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं जगह बनाने में सार्थक सिद्ध हुई, जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि संविधान के स्रोत में उस वक्त की समय और परिस्थिति के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है बच्चों कि संविधान जो है वो नानाविध एवं अनेक, वो नानाविध एवं अनेक स्रोतों से तैयार किया गया है। जिसमें अगर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं जो भारतीय संविधान के मुख्य एवं महान वेत्ता माने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने साफ स्तर पर एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के संविधानों को, एक स्टेटमेंट अगर हम लेते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो विश्व के अनेक देशों के संविधान को छानने के बाद तैयार किया गया है। भारतीय संविधान विश्व के अनेक देशों के संविधानों को छानकर तैयार किया गया है। यदि हम एक प्रैक्टिकल टाइप या बिहेवियर टाइप ही बात करते हैं तो ये छानना जो शब्द लिखा गया है बच्चियों, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय संविधान को हर संभव कह सकते हैं अंततः प्रयास किया गया है कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी या गंदगी इसके प्रावधानों में शामिल ना हो जाए, क्योंकि यदि हम आटा ही छानते हैं तो उसे छानने का हमारा उद्देश्य होता है कि उसकी जो गंदगी होती है उसे बाहर निकालना। तो यदि इतने बड़े विद्वान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बोल के गए हैं कि जो भारतीय संविधान है उसे विश्व के संविधानों से छाना गया है, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि विश्व के संविधान से लिया गया है? उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो लगाई है छानने वाली, वो हर संभव यह सिद्ध करती है कि भारतीय संविधान को बनाते समय जो संविधान वेत्ता थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि संविधान में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी स्तर पर और किसी भी लेवल पर। तो हम साफ बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक बहुत ही इम्प्योर जो गलतियां थी उनको दूर करके तैयार किया गया है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों, तो आप बोल सकते हो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। दूसरी बात, जब संविधान तैयार किया गया था बच्चों, तो उस समय एक बात बड़ी ही स्पष्ट रूप से क्लियर की गई थी, और वो बात यह थी कि जो संविधान निर्माता थे उन संविधान निर्माताओं ने एक बात बड़े ही साफ शब्दों में स्पष्ट की थी कि जो भारतीय संविधान होगा वो नितांत स्वतंत्र एवं एकदम नए सिरे से लेखन नहीं होगा। मतलब संविधान निर्माताओं ने ये चीज पहले ही स्पष्ट की थी कि भारत के संविधान को हम जो बना रहे हैं एकदम नितांत नहीं होगा, बिल्कुल नया नहीं होगा, और इसमें जो भी प्रावधान ऐड किए जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से नए होंगे। वो भारत की समय और परिस्थिति के आधार पर जो आंदोलनों और विभिन्न संघर्षों के विभिन्न जो वर्ग थे, चाहे वो कृषक वर्ग के संघर्ष हों, चाहे वो मजदूर वर्गों के संघर्ष हों, चाहे वो व्यापारी वर्गों के संघर्ष हों, चाहे वो बौद्धिक वर्गों के संघर्ष हों, उनकी मांग के आधार पर जो प्रोविजंस थे उनको शामिल करते हुए तैयार किया जाएगा, ना कि बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो भारत के लोगों की जो विचारधारा बिल्कुल नई हो जाएगी या भारत के लोग एक नए सांचे से तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भारत के लोग वही पुराने भारत के लोग थे जिन पर सालों सालों से विभिन्न शासकों ने शोषण किया और शासन किया। तो उस बौद्धिक सोच को धीरे धीरे मेंटेन करके उसे विकास की मुख्य धारा में शामिल करना अभी उतना जल्दबाजी का काम नहीं था। तो प्रावधान जरूरी थे कि जो पुराने हमारे समय और परिस्थिति के आधार के जो प्रावधान थे उनको ही एक मेंटेन तरीके से भारतीय संविधान में ऐड किया जाए, जिससे भारत का हर एक स्तर पर विकास संभव हो सके।
अब ये निर्णय जो था वो बिल्कुल जानबूझकर किया गया निर्णय था, मतलब पूरे होशो हवास में संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया ये निर्णय था कि ये संविधान बिल्कुल नया नहीं होगा। उन्होंने कही थी हम अपने इस संविधान में अतीत की उपेक्षा नहीं करेंगे, अतीत मतलब इतिहास की उपेक्षा न करेंगे, और जो पहले से स्थापित ढांचे और अनुभव था उन पहले से स्थापित ढांचा, जैसे एक्ट 1919, जैसे एक्ट 1935 या आदर्श कानून जो भारत में लागू थे और उनमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जो भारत के विकास में सहायक भी थे। ठीक है, तो पहले से स्थापित ढांचे एवं अनुभव के आधार पर प्लस अनुभव, इनको क्या बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा, और आधार बना करके संविधान को खड़ा किया जाएगा। हमारा जो संविधान था उसे तैयार किया जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये संविधान की जो बात की गई थी वो एक समन्वित विकास के स्तर पर बात की गई थी कि हमारा जो संविधान होगा वो हर एक क्षेत्र, हर एक स्तर पर समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें यदि हम स्वाधीनता की बात करें बच्चों, तो उससे पहले हम ये बोल सकते हैं कि जो अनेक और नाना प्रकार के स्रोत लिए गए थे वो स्रोत दो तरीके के थे। एक तो स्रोत थे जो देसी थे, जो खुद भारतीय प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किए गए थे। एक स्रोत थे जो विदेशी थे, जो हमें लगा कि भाई अगर फ्रांसीसी क्रांति हमें कुछ सिखा रही है तो वहां से कुछ लो, यदि रशियन क्रांति हमें कुछ सिखा रही है तो वहां से कुछ लो। मतलब हमें ऐसा लगा कि ये हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, भारत के विकास में सहायक हो सकते हैं, भारत के मानव विकास में सहायक हो सकते हैं। तब हमने उन्हें लेने में कोई भी आपत्ति नहीं की। तो अगर हम देसी की बात करें तो हम स्वाधीनता की बात करते हैं। स्वाधीनता, तो स्वाधीनता के लिए हमने निरंतर राष्ट्रवादी संघर्ष किए, हमने निरंतर राष्ट्रवादी संघर्ष किए। इस दौरान जो हमने बात की थी अपने राष्ट्रवादी विभिन्न संघर्षों में, वो दो रूप में ज्यादा बात की थी। एक तो प्रातिनिधिक, दूसरी जो बात की थी वो उत्तरदायित्व की। उत्तरदायी शासन, प्रातिनिधिक शासन और उत्तरदायी शासन की बात की थी। हम जब भी कोई संघर्ष करते थे, राष्ट्रवादी संघर्ष होता था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच या राष्ट्रवादियों के बीच, तो वो संघर्ष प्रातिनिधिक एवं उत्तरदायित्व शासन की बात करता था। लेकिन अंग्रेज जो शासक थे बच्चों, वो बड़े ही चालाक थे, बड़े ही चतुर थे। वो नालायक छीक कर, या बोल सकते हो बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब हमने अगर उनसे 100 किलो मांगा तो वो हमें मुश्किल से 10 किलो या 5 किलो देने की बात करते थे। मतलब हमारे अधिकारों में भी जो राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से या विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों पर जो मांग करते थे, वो बहुत ही छीक कर और बड़े कंजूसी से समय समय पर थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधार की बात करते थे।
मान के चलो हमने अंग्रेजों से संवैधानिक सुधार में 5 अधिकार मांगे, तो नालायक मुश्किल से ही 1 अधिकार की देने की बात करते थे। उनका मतलब होता था कैसे भी करके भारतीयों को क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए। मतलब आश्वासन, वो हमको ज्यादा से ज्यादा हमारे अधिकार देने के लिए केवल आश्वासन देते थे और आश्वासन के सिवा हमें कुछ भी नहीं देते थे। तो वास्तव में अगर उपबंध और स्रोतों की बात करते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में उस समय कंपनी राज था और कंपनी राज के शैशव काल में ही हम विभिन्न स्रोत, कंपनी राज के शैशव काल में ही हम विभिन्न स्रोत खोज सकते थे। कैसे खोज सकते थे कि कंपनी अगर दूसरे देश में जाकर के विकसित हो रही है, आर्थिक रूप से इतनी दक्ष हो गई कि 20-25 लोगों की कंपनी इतने बड़े संपूर्ण भारतीय गणराज्य पर शासन कर गई, जबकि भारतीय राजा और महाराजा बड़े ही स्ट्रांग थे। मुगल एम्परर पहले से ही इसमें काबिज था, बड़ा ही भारी भरकम तरीके से। इतनी छोटी सी कंपनी शासन कर गई, तो उनके नियम और कानूनों से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते थे, जिसके विकास को जो हमें सकारात्मक लगता और उसे हम भारतीय संविधान में ऐड कर सकते थे। और अन्य अगर हम प्राचीन समय की बात करें शासकों की, तो हम देख सकते हैं कि जो आज हमारे संविधान में डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में हैं, उनमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। बच्चों, ये जो गठन की बात है, स्थानीय शासन की बात है, छोटे स्तर की जो बात है, वो प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थाओं से प्रेरित होकर के ली गई है। जो प्राचीन भारत की स्वशासी जो संस्था थी, उनसे प्रेरित होकर के ये व्यवस्था ली गई है। और हम अगर बात करें इसी को, तो यही आगे चलकर भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में हमने 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में ग्राम साम्राज्य या ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या नगर पालिका की बात की गई थी, जिसमें हमने ग्राम पंचायत में लगभग 29 विषय ऐड किए थे और नगर पंचायत में समथिंग 18 विषय ऐड किए थे। ये कहां से? ये हमारे प्राचीन भारत से। जहां हम अगर हड़प्पा सभ्यता की भी बात करें तो सभा और समिति जिसे हम बोलते थे हिस्ट्री में जाकर के, तो क्या था कि जो लोग बाहर से लूट कर लाते थे उस पर बात होती थी, उसका बंटवारा होता था। पंचायतों में भी तो यही होता है कि जो कर हम कलेक्ट करते हैं उसको किस किस को बांटा जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज वहां से प्रेरित होकर के आज हमने क्या लिया, अपने संविधान में लिए। तो हमने प्राचीन, अगर देशी में डिस्कस करते हैं तो प्राचीन जो स्वशासी संस्थाएं थी उसकी भी छाप कहीं ना कहीं, उसका भी प्रेरित रूप कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। बच्चों, यदि हम अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर डिस्कशन करते हैं तो ये मूल अधिकार की सर्वप्रथम जो बात की गई थी वो 1918 के, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 1918 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन था, मुंबई जो सेशन था, मुंबई अधिवेशन था, उसमें सबसे पहले की गई थी, जिसे आगे चल करके राज्य संघ विधेयक में वर्ष 1925 में और आईएनसी के ही राष्ट्रीय सम्मेलन में, आईएनसी के राष्ट्रीय सेशन में ही हमने अंतिम रूप देने की बात की, जिसमें हमने कई सारे प्रावधानों को ऐड करने की बात की, चर्चा की, जैसे विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता हो तो 1925 के समय मंदिर बंदर को लेकर के बहुत सारी भेदभाव जैसी बातें हो रही थी, तो हमने धार्मिक या धर्म पालन की स्वतंत्रता, या ऐसे बहुत सारे विशिष्ट अधिकारों की हमने क्या की थी, घोषणा की थी, जिसको हमने आगे चलकर एक बार और दोहराने का प्रयास किया वर्ष 1927 के आईएनसी के सम्मेलन में। मतलब भारतीय राष्ट्र का हर वर्ष एक सम्मेलन होता था, जिसमें हम ये, आपको सबको पता है कि जो आईएनसी था भारत का अंग्रेजों के समक्ष आवाज उठाने वाला भारतीयों के लिए सबसे बड़ा मंच था। इसकी 1885 में एक अंग्रेज ही व्यक्ति था, A.M. ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी भारतीयों के साथ मिलकर। तो ये मंच का हर वर्ष एक सम्मेलन होता था, जिसका एक अध्यक्ष बनता था, और वो पूरे वर्ष के जो भारतीयों की मांगे होती थी उनको अंग्रेजों के समक्ष पहले सम्मेलन में उसे डिस्कस किया जाता था, तब सम्मिलित रूप से उसे अंग्रेजों के समक्ष रखा जाता था। तो वर्ष 1927 के अगर हम सम्मेलन की बात करते हैं तो इसमें एक बार फिर से अधिकारों की बात को दोहराने का प्रयास किया गया, और उसके जस्ट बाद ही बच्चों सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, 1928 में नेहरू समिति बनाई, और इस नेहरू समिति जो 10 मेंबर थे, और इस नेहरू समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, और इस नेहरू रिपोर्ट में बच्चों लगभग 19 फंडामेंटल राइट थे, मतलब मूल अधिकार थे, जिनमें से हमने आज भी अपने वर्तमान संविधान में उस नेहरू रिपोर्ट से 1928 की नेहरू रिपोर्ट से 10 मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। वर्तमान आज के अगर हम संविधान की बात करते हैं बच्चों, तो हमने लगभग 10 मूल अधिकारों को इस नेहरू रिपोर्ट से शामिल किया है, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट में एक घोषणा की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उन्होंने ये बोला था कि भारत की जनता का जो सर्वोपरि लक्ष्य है, इंडियन पॉपुलेशन का जो सर्वोपरि लक्ष्य है, सर्वोपरि जो टारगेट है, वो टारगेट है न्याय की सीमा के अधीन, न्याय की सीमा के अधीन मानव मूल अधिकार प्राप्त करना, मानव मूल अधिकार प्राप्त करना। तो इसी के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके 19 मूल अधिकारों में से 10 को वर्तमान संविधान में लिया गया था। आगे चलकर जब हम 1931 के कांग्रेस के सम्मेलन की बात करते हैं, 1931 के जब आईएनसी के सम्मेलन की बात करते हैं, तो इसमें मूल अधिकारों के साथ साथ, मूल अधिकार तो चल ही रहे थे, फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों के प्रस्ताव को भी रखा गया। और आगे चलकर ये मूल कर्तव्य जो थे, मूल संविधान में तो नहीं थे। आप जब संविधान पढ़ते हो तो पता होती है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वर्ष 1976 में बच्चों इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 का में ऐड किया गया था। सर्वप्रथम 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था, लेकिन आगे चलकर एक और अमेंडमेंट किया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी उसमें ऐड किया गया, जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, जिसे हम वहीं डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान में कितने हैं? 11 हैं। तो ये कहाँ 1931 में बात की गई थी, तो हम बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य भले ही किसी देश से लिए गए, लेकिन मन इच्छा, हमारे भारतीयों की चर्चाएं
उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं ये बात तो थी ना कि हमें अपने संविधान में या हमारे लिए मौलिक कर्तव्य भी अत्यंत आवश्यक हैं। बच्चों ये स्वर्ण सिंह समिति वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1975 में जो मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किए गए थे। हमने अपने मौलिक संविधान में विशेषता जो फोकस किया था वो फोकस किया था, अब यहीं से अगर हम बात करें फोकस पर, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी शासन की बात की थी। संसद के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली भारतीय संविधान में होनी चाहिए, और आगे जाकर के ये हमने ऐड भी किया। हमने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की थी, तो इनके अधिकारों की रक्षा के उपाय किए जाएं, संघीय राज्य व्यवस्था की जाए, संघीय राज्य व्यवस्था की जाए। तो ये सब भी नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे, ये सब भी किसमें शामिल थे? नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे, ठीक है ना। उसके बाद जब हम एक्ट 1935 की बात करते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था बच्चों, मैंने पहले भी किसी क्लास में बोल दिया है कि 50% से भी ज्यादा, और हम बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935, मैंने वहां लिखवाया भी था, काफी बड़ा, काफी जटिल, ये मैंने लिखवाया था। तो बच्चों इसमें 75% जो हमारे भारतीय संविधान के प्रावधान हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो एक्ट 1935 से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। या इसे मैं भी डिस्कस करूंगा कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। मैं एक डिस्कशन और करता हूं बच्चों, 1789 से लेकर के 1799। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो बच्चों ये दौर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का। इससे पहले वहां क्या था? तानाशाह विद्यमान था, फ्रांस में तानाशाह शासन था। तो वहां के लोगों ने, जो किसान थे और मजदूर थे, कौन थे? किसान थे और मजदूर थे, उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, और वहां से तानाशाह शासन को या राजतंत्र को, राजशाही को, तानाशाही को उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया। और उन्होंने मांग की थी कि हमें जो शासन प्रणाली चाहिए वो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व कह लो या बंधुत्व कह लो, ब्रदरहुड, ये चाहिए हमें। और उन्होंने ये कही थी कि हमें जो अंत चाहिए, जब ये हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगा फ्रांस में शासन में, तब तो निश्चित रूप से वहां से जो राजा था उसकी निरंकुशता का अंत होगा, एक तंत्रीय शासन का अंत होगा, स्वेच्छाकारी जो निर्णय थे उनका अंत होगा, और जार का जो शासन था फ्रांस में, वो जारशाही भी क्या हो जाएगी? राजा कौन था? जार। तो जारशाही भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जब ये बातें खत्म हो जाएंगी बातों बच्चों, तो इनको जो सहयोग दे रहे थे कुछ कुलीन लोग या कुलीन राजा, कुछ जमींदार जो सपोर्ट करते थे, कुछ सामंत और कुछ पूंजीपति जो फ्रांस की जनता पर इस राजा के माध्यम से क्या करते थे? उसका बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। जब चरम सीमा शोषण की एक स्तर पाई तो किसान और मजदूरों ने आंदोलन किया, मारकाट की, और
वहां स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित शासन कायम किया। और जैसे ही फ्रांस क्रांति में ये शासन किसान और मजदूरों का स्थापित हुआ तो बड़े ही पैमाने पर फ्रांस में विकास देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने भी उस चीज को देखा, क्योंकि हमारे भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो विदेशों में जाकर के, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यहाँ जा करके वहाँ के विशेष लोगों से वार्ता कर करके ये चर्चाएं किया करते थे कि भारत कैसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होगा। तो कहीं ना कहीं हमने भी फ्रांसीसी क्रांति से सबक लिया। और जहां आज हम अपनी प्रस्तावना में, स्वतंत्र प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरित होती है फ्रांसीसी क्रांति से। वही बच्चों, जब हम 1917 की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में ही, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में 1917 की बात करते हो तो ये हमें याद दिलाती है रशियन रिवॉल्यूशन की। ठीक है, रूस क्रांति की याद दिलाती है। तो इसमें बड़े पैमाने पर जो रूस क्रांति हुई थी उसमें बात की गई थी न्याय की। और ये न्याय मिले थे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो ये इस बात को लेकर के क्रांति हुई थी और वहां के लोगों ने और अपने शासन से न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय को भी प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं हमने भी उसे देखा। तो हमने अपनी जो संविधान में उद्देशिका में या प्रस्तावना में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हैं वो कहीं ना कहीं रशियन क्रांति से प्रेरित होकर के ही प्राप्त किए हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, इसके अतिरिक्त जो हमने बताई थी कि 75% जो प्रोविजंस या रिसोर्स दिए गए हैं वो हमने एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज ली है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एक्ट 1935 की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो यहां से हमने संघीय व्यवस्था, यहां से हमने क्या लिया, संघीय व्यवस्था। अच्छे से साथ ही साथ नोट करते रहना। तो इसमें संघीय व्यवस्था में संघ व राज्यों के बीच संबंध की बात की गई थी, संबंध की बात की गई थी। दूसरा जो हमने इसमें से लिया था वो न्यायपालिका भी इसी से ली हमने, न्याय, जुडिशरी भी यहीं से लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहीं से लिया है, लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया है, 1935 से लिया है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध भी यहीं से लिए हैं, या आपातकाल की घोषणा के उपबंध, वह प्रशासनिक वितरण, वह प्रशासनिक कहां से लिए, एक्ट 1935 से लिए हैं। राज्यपाल का कार्यालय और पद, गवर्नर का कार्यालय, ऑफिस व उसकी पोस्ट, पद, एक्ट 1935। शक्तियों के पृथक्करण की 3 सूची, सेपरेशन ऑफ पावर की 3 सूची, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। बल्कि संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये सूची ली गई थी। नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, राज्य व्यवस्था का बुनियादी ढांचा कहां से लिया, एक्ट 1935 से लिया। संघवाद की परिकल्पना, कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की परिकल्पना, केंद्र
व राज्य स्तर पर। तो जब हम एक्ट 1935 की बात करते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि संघीय व्यवस्था जो राज्यों और संघों के बीच संबंध की बात करती है। जुडिशरी एक्ट 1935, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इमरजेंसी के जो प्रावधान थे और प्रशासनिक वितरण था, इस इमरजेंसी की घोषणा भी कहां से ली गई है? एक्ट 1935 से ली गई है, ठीक है ना। जर्मन संविधान से इमरजेंसी लगाने के समय जो अधिकार हटाए जाते हैं, निलंबन किए जाते हैं, वो लिए गए, तो वहां डिस्कस करेंगे उसे। राज्यपाल का कार्यालय और पद भी यहां से लिया गया। सेपरेशन और पावर, शक्तियों का पृथक्करण, ये 3 सूचियां वो यहां से ली गई हैं। राज्य व्यवस्था की बुनियादी ढांचा भी यहीं से लिया गया। संघवाद की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म भी यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। इसे आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी जो होगी इसे डिस्कस किया जाएगा बारी बारी से, ठीक है ना। अभी केवल हम ये बता रहे हैं कि ये स्रोत कहां से लिए गए, ये क्या क्या होती हैं, इन पर डिस्कस करेंगे आगे चलकर के। एक एक शब्दावली आपके सामने डिस्कस होगी। नेक्स्ट हम यूएसए के संविधान की बात करते हैं। यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका से जब हम बात करते हैं तो सबसे मुख्य पार्ट हमने जो मूल अधिकार बोलते हैं, वो मूल अधिकार भी हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति के रूप में काम करता है। ये भी बात कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। उद्देश्य का विचार, जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का के विचार थे, वो विचार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है वो भी अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, जो आर्टिकल 61 में है भारतीय संविधान के, वो भी यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी यूएसए संविधान से लिया गया है। विधि की समझ समानता, विधि की यथोचित प्रक्रिया या समझ समानता अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना, वो हमने यहां लिखी थी है, संविधान की प्रस्तावना भी यूएसए से ली गई है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद को जो हटाने की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई बच्चों? अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, और ये भी उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में काम करता है, ये भी यूएसए संविधान से लिया गया है। उद्देश्य का के विचार की बात करते हैं तो ये भी यूएसए से। न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च है या नहीं है, इसका निर्णय सर्वमान्य होता है, ये भी यूएसए से ली गई। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 के थ्रू, वो भी यहीं से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति न्यायपालिका ने कोई जजमेंट दिया तो उस पर दोबारा सुनवाई, या छोटी न्यायपालिका ने कोई जजमेंट दिया तो ऊपर वाली न्यायपालिका खुद सुन लेती है। तो ये न्याय पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया। ध्यान रखना, हमने संसदीय जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो ब्रिटेन से ली गई है,
लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, लेकिन भारत में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। इस चीज को ध्यान रखना, जो हमने यूएसए से लिया है। विधि के समझ समानता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया और संविधान की सर्वोच्चता, ये हमने लिया है यूएसए संविधान से। अब बच्चों हम ब्रिटेन संविधान की बात करते हैं कि इंग्लैंड से हमने क्या लिया है। सबसे मुख्य बात तो वहां से हमने संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन तो सबसे मुख्य तो संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डायसी ने बोला था ये, एकल नागरिकता, केवल भारत की नागरिकता होगी, किसी राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी। पहले कश्मीर की थी प्रावधान, लेकिन वो अब क्या कर दिया गया, वो भी हटा दिया गया। एकल नागरिकता उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो यूपी का हो या कर्नाटक का हो या केरल का, कहीं का भी हो। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका समूह होता है ये मंत्रिमंडल प्रणाली, उच्च कोटि के मंत्री। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा तो वो नियम के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, संसदीय सर्वोच्चता, संसद ही सर्वोच्च होगी, संसदीय सर्वोच्चता। राज्यसभा का प्रतीकात्मक महत्व, राज्यसभा का प्रतीकात्मक महत्व। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से लिए गए, ये ब्रिटेन से लिए गए। दूसरी बात, न्यायालयों का ऋट क्षेत्राधिकार, न्यायालयों का ऋट क्षेत्राधिकार। द्विसदनीय व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन की हम बात करते हैं तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। सिविल सर्विस की अब जो हम बात करते हैं वो भी ब्रिटेन से। और कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है वो भी हम कहाँ से लेके आए, वो भी हम ब्रिटेन से लेके आए हैं। और क्या नाम है उसका, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इसी निर्वाचन आयोग, ये भी ब्रिटेन से, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की बच्चों, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो भी अपने विशेष अधिकार होते हैं, भाई संसद में जिस समय सुनवाई होती है उस समय संसद से कोई भी न्यायिक प्रक्रिया या पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती। संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो भी पार्लियामेंट में काम होता है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परमाधिकार, संसदीय सर्वोच्चता, राज्यसभा का प्रतीकात्मक महत्व, न्यायालयों का ऋण क्षेत्राधिकार, पिटीशन जो होती हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, सिविल सर्विस, कैग और इलेक्शन कमीशन, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पहले तो वो यही पूछा जाता है कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
कहाँ से लिए गए? ये जो भाग 4 में है, जिन्हें हम डीपी एसपीवी बोलते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का जो नामांकन है वो भी आयरलैंड संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तख्त, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। उसके बाद जब हम कनाडा की बात करते हैं बच्चों, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से जब हम बात करते हैं तो एक शक्तिशाली संघ की स्थापना, शक्तिशाली संघ की स्थापना। दूसरी बात, जो हमने अवशिष्ट विषय पढ़ाए थे आपको, तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होना। जो 3 सूची है, केंद्र, राज्य और संघ सूची, उनके इतर जो विषय हैं उन विषयों को केंद्र के अकॉर्डिंग ही डाल दिया जाएगा। ये भी कहां से लिया गया? ये भी कनाडा संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, राज्यपाल की नियुक्ति और किसके द्वारा होगी? केंद्र द्वारा होगी। ये बात कहां से ली गई है? कनाडा संविधान होती ही आज हमारे यहाँ। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय नियंत्रण, जो उच्चतम न्यायालय है वो परामर्श देने की जो न्याय निर्णय है, तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहां से लिया गया बच्चों? कनाडा से। तो शक्तिशाली संघ बनाएगा कनाडा, अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए जाएंगे कनाडा के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करेगी, ये भी कनाडा ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट का जो कंसल्टेट मतलब परामर्शदात्री जो न्याय निर्णय था वो भी कहां से लिया गया? वो भी कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सहकारी संघवाद कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, ये कहां से लिया गया है? कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है ये अमेरिका से लिया गया है। और समवर्ती सूची, इसे ओवेनिस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन। 3 सूची है ना, उनमें से केंद्र और राज्य दोनों में से मिलकर के काम करते हैं, दोनों में से ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट जो सेशन है, संयुक्त अधिवेशन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार की, वाणिज्य की और घूमने की, समागम की जो स्वतंत्रता है ऑस्ट्रेलिया संविधान से, भारतीय आर्टिकल 301 में भी इसकी बात की गई है, ठीक है ना। तो ये वहां से लिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध, ये भी कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या क्या चीज ली है? सहकारी संघवाद, मतलब राज्य जो है केंद्र की हेल्प करेंगे और शासन करेंगे। समवर्ती सूची, जॉइंट सेशन जिसे हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, जब किसी विषय पर बात नहीं बनती है तो राष्ट्रपति मिलकर के दोनों सदनों को अपने सामने बुला लेता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, कौन सी केंद्र को मिलेंगी, कौन सी राज्यों को मिलेंगी। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो भी। अब हम जर्मनी का वायमर संविधान की बात करते हैं। वायमर एक जगह है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी के वायमर संविधान,
इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो लिया गया है वो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन या निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन, रोक देना। लेकिन वित्तीय आपात को छोड़ करके, वित्तीय आपात को छोड़कर, ठीक है, अन्य रह जाएंगे जैसे राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपात है, ये सब रह जाएंगे, ठीक है ना। ये हम तभी बताएंगे। राष्ट्रपति शासन 365 और 356 आर्टिकल के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। ये सब बातें आगे बड़ी डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। अब हम रूस की बात करते हैं, या सोवियत संघ कह लो या रूस कह लो उसमें, ठीक है ना। तो यूएसएसआर और रसिया से क्या लिया गया है? रूस या यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो जो हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे थे, मौलिक कर्तव्य, कहां से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, मैंने बताई थी, हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो रसिया से ही ली गई और ठीक है। अब हम फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस से लिया गया है बच्चों, एक तो फ्रांस से गणतंत्र ढांचा लिया गया है, गणतंत्रात्मक ढांचा। कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं, ये आदर्श हैं, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। वहीं में अगर दक्षिणी अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका, तो जो हम संविधान में संशोधन करते हैं उसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राज्य के जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो यहां से लिया गया है। और वहीं अगर हम जापान की बात करें तो एक प्रावधान यहां से भी लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित या सम्यक प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? वो जापान से ली गई है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि इस टॉपिक पर देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करवाया गया है, बड़े पैमाने पर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दिया करिए। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सुनते रहे, केवल तुरंत चैट में उसका लिखा करिए कौन सा आंसर है, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। क्या मतलब है इसका? पढ़ाई कर रहे हो, मजाक बना रखा है आप लोगों ने, तो आंसर भी दिया करिए। तो क्वेश्चन पहला है बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आप लोग लापरवाही कर रहे हो, तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। कोई भी नहीं पढ़ाता इस तरीके से, जो डिस्कशन करवा दिया उस पर फिर क्वेश्चन करवाए साथ ही साथ। ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा फोकस है कि आप लोगों को एकदम इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको कभी कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चियों, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चियों बिहार पीसीएस 2001, बीपीएससी
2001 में पूछा गया है, और एक में ही नहीं, यूपीपीसीएस 2013 में, यूपीपीएससी 2013 में, जिसका अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें बच्चों तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले गौर किया करिए। तीसरा संसद, और चौथा है बच्चों धर्म, चौथा है धर्म। जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए और बताइए कौन सा है, जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद और धर्म, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने दिमाग लगा लिया होगा, हमने जब संविधान स्टार्ट ही किया था तो हमने ये किया था कि भारत के लिए संविधान ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। सरकार भी बनेगी तो भी वो संविधान को मानेगी, न्यायालय जो भी जजमेंट देगा वो संविधान की समीक्षा करके ही देगा, संविधान से इतर कोई भी जजमेंट नहीं देगा। संसद के जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो संविधान में ही बनाए जाएंगे, भले ही संसद कुछ संशोधन के माध्यम से प्रावधान कर सकती है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के धर्मनिरपेक्ष भारत का राज्य है, इसीलिए धर्म की सर्वोच्चता तो राजनीतिक व्यवस्था में हो ही नहीं सकती, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च माना गया है वो आंसर बी संविधान को माना गया है। तो जिनका संविधान ठीक है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बच्चों, क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका कहां से ली गई, उद्देशिका का विचार, ये क्वेश्चन है बच्चों। और ये भी आया है, ये नया ही आया है, यूपीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका बच्चों पहला जो ऑप्शन है वो इटली है, इटली के संविधान से। बी जो ऑप्शन है बच्चों इसका वो कनाडा है। सी ऑप्शन बच्चों फ्रांस है, और डी ऑप्शन बच्चों यूएसए है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, यूएसए 2015 में यूपीपीसीएस में, जल्दी से टाइप करिए। तो हमने स्पष्ट रूप से आपको पढ़ाया था कि जो उद्देशिका ली गई है वो यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए से। लेकिन ध्यान रखना, जब उद्देशिका की भाषा की बात आती है तो ये उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। क्वेश्चन 3, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ये कहां से ली गई? ये भी क्वेश्चन आया है बच्चों यूपीपीसीएस 2012 में और 2008 में। यूपीपीएससी प्री में तो आया है ये 2012 में, और 8 में, और यूपीपीएससी रिपीट करके मेंस में पूछा था ये 2012 में। अब देख लो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, और इसे भी हम गलत करके आते हैं। तो ये पूछा है कि व्यवस्था है, कहां से नहीं ली गई, कि व्यवस्था है, ये पूछा है कि पुनरावलोकन की व्यवस्था, ठीक है ना, तो कहां से ली गई यही मानिए, ठीक है ना। पहला दे रखा है ऑप्शन इसमें पुनरावलोकन की व्यवस्था है, मतलब कहां कहां है न्यायिक पुनरावलोकन, ये पूछा है। तो केवल भारत में है, बी ऑप्शन केवल यूएसए में है,
सी ऑप्शन भारत में, ए व यूएसए में, और डी ऑप्शन है बच्चों इसका केवल यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से। तो बच्चों ये सबको पता है, मैंने डिस्कशन में बोला था कि हमने खुद भारत ने कहां से ली है न्यायिक लोक व्यवस्था, यूएसए से ली। मैंने ये बताई थी ब्रिटेन में ये है ही नहीं है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन 4, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पहला ये आया है बच्चों यूपीपीएससी 2017 में, यूपीपीएससी 2017 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो पहला है यूएसए, बी कनाडा, सी है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, और डी है बच्चों जर्मनी। जल्दी से करिए, कहां से दिया गया, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर सबको पता होगी, सहकारी संघवाद जो लिया गया है भारत क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताई थी भारत एक अच्छा सहकारी संघवाद है, और ये ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त लिया गया है। जबकि केसी वियर ने बोला था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां बच्चों, क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ, राज्यों का संघ कहां से लिया गया है, राज्यों के संघ की परिकल्पना कहां से ली गई है। ये यूपीपीएससी 2017। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये यूपीपीसीएस वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें आईएएस से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यूपीपीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन यूएसए अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, जल्दी से, और नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों स्विट्जरलैंड। जल्दी बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों, सबको पता है, राज्यों का संघ की बात पूछ रहा है, तो राज्यों का संघ जो लिया गया है वो तीसरा जर्मनी नहीं है इसमें, तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ यूएसए एक्ट। तो इसका आंसर भी यही होगा, जहां ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था यूएसए में, ये वहीं से लिया गया है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो सी इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद से किस बात में भिन्न है। छठा क्वेश्चन है, भारत की जो संसद प्रणाली है वह ब्रिटेन संसद प्रणाली से भिन्न है किस बात में, ठीक है ना। और ये आईएएस 1998 में आया होगा। देखो आईएएस में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया 1998 में। पहला ऑप्शन है बच्चों इसका, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका में, वास्तविक व नामात्र, तो ये सेम है। हमारे यहाँ नामात्र राष्ट्रपति है, वहां नामात्र महारानी है। हमारे यहाँ वास्तविक पीएम है, वहां भी वास्तविक शक्ति पीएम है। तो ये तो सेम होगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व सी है इसमें बच्चों। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, और डी है बच्चों न्यायिक पुनर्लावलोकन।
जल्दी से इसका आंसर बताइए, आईएएस का क्वेश्चन है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा घुमाकर नहीं पूछा जाता, बशर्ते ये होती है कि हम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते। तो बच्चों हमने साफ बताया था कि ब्रिटेन में न्यायिक प्रणाली नहीं है, इसका मतलब भारत में है। तो इस बात में भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमने बताई थी विश्व में भारत और यूएसए में ही क्या है, न्यायिक प्रणाली व्यवस्था है। क्योंकि यूएसए में मेरुवाड़ी बनाम मेडिसन केस 1802 में न्यायिक पुनरावलोकन को पर बात की गई थी, जिसे हमने अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट में भी ऐड किया था। ठीक है ना, वहीं से लाए थे हम इसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 6, तो वो ये है बच्चों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई। भारत की संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था किस संविधान से ली गई, और ये आया है यूपीपीसीएस 2006, यूपीपीएससी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन है बच्चों कनाडा, और बी ऑप्शन है बच्चों इसका यूके, सी है बच्चों यूएसए, और डी ऑप्शन है बच्चों आयरलैंड। जल्दी से इसका आंसर दो। संघात्मक, संघवाद नहीं कह रहा, ये संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों कनाडा। क्या होगा, तो संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली थी, कनाडा से ली थी। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देखते रहो कितने सही है तुम लोगों के। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो उसमें पूछ रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान पाया जाता है। हम कहते हैं कि चीजों को, तो क्वेश्चन पूछा है उसने 7वां, भारत व यूएसए, है ना, निम्न में से भारत और यूएसए में कौन से लक्षण प्रसंग, दोनों के प्रसंग में समान हैं। भारतीय प्रसंग में और यूएसए के प्रसंग में, दोनों में कौन से लक्षण समान हैं। और ये क्वेश्चन आईएएस 1993 में पूछा गया है, आईएएस 1993 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा एकल नागरिकता, बी ऑप्शन है बच्चों इसका संविधान की 3 सूचियां, आंसर दिया करो सब लोग। नेक्स्ट है न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका की द्वैधता, और डी है बच्चों इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंगीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कही थी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ न्यायालय की कहां से मिलती जुलती हैं, संविधान यूएसए के परिसंघ से। तो संविधान के निर्वाचन के लिए जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वो हमारी मिलती जुलती है, मतलब समान रूप पाया जाता है अमेरिका से, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वो है क्वेश्चन ए, समवर्ती सूची कहां से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, और इसमें ऑप्शन है यूएसएसआर, यूएसएसआर, बी ऑप्शन है बच्चों इसमें ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है बच्चों कनाडा, और डी ऑप्शन है बच्चों जर्मनी। जल्दी से आंसर बताइए। और ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, किसमें, झारखंड
पीसीएस में, और ये आया है बच्चों सवाल 2003 में, झारखंड पीसीएस का 2003। फटाफट से बताइए संवर्धी सूची। और ये केवल एक ही में नहीं आया, संवर्धी सूची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएससी के मेंस में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। 2011 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया। अब ये 4 बार सवाल आया है, ऐसा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, जबकि सवाल कितनी बार आया है? ये सवाल आया है ये बच्चों 4 बार। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो सबको पता है, मैंने बताया भी था कि जो संवर्धी सूची है, तीनों सूचियों के प्रावधान की बात अलग थी, जो संवर्धी सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो और ये यूपी पीसीएससी 2016 में और आ गया है, मेंस में ही 2016 में। मेंस का फेवरेट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। यूपी पीसीएस में 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में भी बस थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा बस भाषा चेंज की है, बात बाकी वही है। भारत के संविधान में संवर्धी सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, बस ये कर दिया उसने चेंज। और उसने कही है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बस इतना 2016 में चेंज किया है। क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो संवर्धी सूची पे भी आ गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये क्वेश्चन जो आया है वो यूपी पीएससी 1998 में पूछा गया है, ठीक है ना। और यूपी पीएससी केवल 1998 में, लोअर पीसीएस में भी आ गया 2004 में। लोअर पीसीएस 2004 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बार बार हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो दे रखे हैं वो ये है बच्चे हो, फ्रांस, बी आयरलैंड, सी दे रखा है जापान, और डी दे रखा है बच्चों यूएसएसआर। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सबको पता नहीं होनी चाहिए। आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये तीनों चीज ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित, जो आईएएस का पूछा गया है, सुमेलित है बस। कौन सा क्वेश्चन है? सुमेलित आधारित क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है बस उसने। तो पहला दे रखा है मूल अधिकार, ये सब भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार। दूसरा है संसदीय या शासन की संसदीय प्रणाली, या लिख सकते हैं संसदीय प्रणाली। तीसरा दे रखा है आपात उपबंध, आपात उपबंध। और नेक्स्ट दे रखा है राज्य के नीति निदेशक। देखो ये भी, यहां भी राज्य के नीति निदेशक पूछनी है। अब सूची सेकंड में कह रहा है वो यूके, नेक्स्ट कह रहा है यूएसए, और तीसरा कह रहा है आयरलैंड, चौथा कह रहा है बच्चों जर्मनी, आयरलैंड, और चौथा कह रहा है जर्मनी, और पांचवा भी कह रहा है, पांचवा दिया है उसने कनाडा। भले ही इधर नहीं दिया लेकिन इसने एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है। ये चौथा है, ये तीसरा है, और ये दूसरा है, और ये पहला। जल्दी से सम्मिलित करके इसका जो ऑप्शन दे रखा है बच्चियों, वो पहले में दे रखा है उसने फर्स्ट, मतलब ए बी सी और डी ऐसे करके दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जल्दी से बताओगे आप। पहले में दे रखा है 2 4 5 1,
दूसरे में दे रखा है ये, और तीसरे में दे रखा है, और चौथे में दे रखा है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और ये सवाल IAS 1993 में आया हुआ है, IAS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए सुमेलित करके कौन सा होगा। तो बच्चों हम यहीं से निकाल लेंगे इसका आंसर, कुछ नहीं है। देखो मूल अधिकार कहां से लिए हैं, USA से। तो देखो मैं तो इसे जो पहले से ही कर दूंगा, A B C और D। तो देखो A का कौन सा है, दूसरा। तो A का दूसरा देखो, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये तो होंगे ही नहीं, ये और ये तो होंगे ही नहीं, साफ तौर पे दिख रहा है भाई, ये तो आंसर होंगे ही नहीं। इसका मतलब अब हम और देखते हैं। आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिया, तो C का फोर्थ, तो देखना C का फोर्थ, तो ये तो होगा ही नहीं, तो C का फोर्थ और किस में है, देखो इस वाले में C का फोर्थ। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, C, A B और C D करके, या तीसरा या C इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आयरलैंड से ये हो गई संसदीय प्रणाली, UK से हो गई। तो इस तरीके से सुमेलित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं सुमेलित ही दे रहा हूं बच्चों, जो किसका होगा, IAS का ही होगा, ठीक है ना। सुमेलित ज्यादातर इस तरीके के IAS में भी पूछ ले जाते हैं, राजस्थान PCS में भी पूछ ले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और सुमेलित देते हैं। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, वही सूची फर्स्ट सुमेलित ही करना है। सूची फर्स्ट इधर होगी और सूची सेकंड इधर होगी, ठीक है। और इसमें वो दे रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा दे रखा है मूल अधिकार, मूल अधिकार। तीसरा दे रखा है बच्चों संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। फोर्थ दे रखा है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और संघ की समझ शक्ति किसमें निहित होगी, भारत राज्य में निहित होगी, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं उसने, A B ऐसे करके, A B C और D। सुमेलित में दे रखा है उसने 1 2 3 4 5 करके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा बच्चियों आयरलैंड, और फोर्थ दे रखा है इसमें यूनाइटेड किंगडम, UK, और फिफ्थ दे रखा है बच्चों एक्स्ट्रा उसने USA। ये भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है A में दे रखा है उसने, तो देखो यहां हम लिख लेंगे A B C और D इस तरीके से। तो इसमें दे रखा है ये A ऑप्शन, B दे रखा है बच्चों, और C दे रखा है बच्चों, और D दे रखा है बच्चों इसका 35 3 5 1 और 4। जल्दी से आंसर बताइए इसका, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो यहीं से लगाओगे राज्य की नीति नहीं दे सकता तो कहां, आयरलैंड। तो एक आ तीन, एक तो ये है और एक ये, तो C और एक कट गए। देखो इस तरीके से काटा करो पहले जब भी सुमेलित क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि इसमें B और D आ रहा है, तो हम इसे तो देखेंगे नहीं क्योंकि एक जैसे हैं, हमें देखना है इन दोनों को, ठीक है ना। तो हम जब देखेंगे C और D को, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो C का कौन सा होगा, फर्स्ट। तो C का फर्स्ट इसमें है या इसमें है, तो C का फर्स्ट देखना, C का फर्स्ट इसमें है, तो आंसर क्या हो गया, D हो गया। इस तरीके से आप क्या लगाओगे, आंसर लगाओगे। और ये IAS में आया हुआ सवाल है, IAS 2003 का सवाल है ये, IAS वर्ष 2003 प्री में आया हुआ सुमेलित सवाल है।
तो इस तरीके से आपको फोकस करना है, बहुत जल्दी से इसके आंसर सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों इसी में, और वो क्वेश्चन है कथन और उस पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ नया कर रहे हो, डर दूर हो जाएगा आपका, ये ध्यान रख लेना। तो उसने एक क्वेश्चन है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दे रखा है भारत का संविधान सबसे अधिक कथन और स्टेटमेंट का, ठीक है ना। कथन ए कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। चलो अच्छी बात है। कथन बी कह रहा है बच्चियों कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए। अब इसके निष्कर्ष की बात करें, ठीक है ना, तो ए आंसर कह रहा है इसका कि ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए तथा आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या करता है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ये बोल रहा है। बी में ये कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये कह रहा है। और सी कह रहा है बच्चियों ए सही है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। और वहीं डी में कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। और ये बच्चियों नया ही आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीएससी 2015। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जल्दी से आप आंसर पहले टिक करिए, उसके बाद मैं इसे समझाता हूं। काफी अच्छा सवाल है ये, जल्दी से करिए फटाफट से। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान, बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबा है। इसमें आर्टिकल 400 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। सूचियां भी बहुत ज्यादा हैं और भाग भी लगभग 24-25 भाग हैं इसमें। सूची 12 के करीब सूची है इसमें। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है जो फंडामेंटल राइट हैं वो अमेरिका से लिए गए भारतीय संविधान में। तो ये भी हम तुरंत ही पढ़ चुके हैं कि भाई ये मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहां से लिए हैं, सोर्स में, सोर्स के रूप में यूएसए से लिए। अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, अगर उसमें यह कहता कि ये लंबा संविधान इसीलिए है कि इसमें अन्य संविधानों की अपेक्षा क्या है, मतलब प्रावधान बहुत ज्यादा हैं, तब तो ए भी सही था और आर भी सही था और आर ए की व्याख्या भी कर रहा था कि भाई इसीलिए लंबा है कि इसमें विभिन्न देशों से बहुत ज्यादा प्रावधान लिए गए हैं। परंतु इसने ऐसा नहीं कहा, एक देश के लिए बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लेंगे। इसका मतलब क्या है, ए बिल्कुल अलग है और आर भी बिल्कुल अलग है। तो ए और आर सही तो हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। तो बच्चों इसीलिए इसका आंसर बी होगा। बात समझ में आ गई ना भाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, सही है लेकिन बिल्कुल अलग है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, इसने केवल एक प्रावधान की बात की है। केवल फंडामेंटल राइट की वजह से तो लंबा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ ये संविधान। विभिन्न देशों, लगभग 60 देशों से भारतीय संविधान को लिया गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये सब बोलता कि ये इसीलिए बड़ा हुआ है कि बहुत सारे देशों से बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं, तब तो सही होता। लेकिन इसने केवल एक देश के एक प्रावधान की बात की है, इसीलिए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो एक क्वेश्चन और है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो है उसे बढ़ाइए अच्छी तरीके से, तो एग्जाम निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, लिखित संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम ली गई, मतलब कहां से ली गई, और यह पूछा है एमपीपीसीएस में बच्चों, एमपीपीएससी 2015 में। ऑप्शन दे रखा उसने, ए जापान से, बी कह रहा है भारत से, और सी कह रहा है बच्चों ब्रिटेन, और डी कह रहा है यूएसए। तो हमने बताई थी भी, दुनिया में सबसे पहला जो 1791 समथिंग में बनने वाला जो संविधान है वो यूएसए का ही संविधान है, और यूएसए के संविधान को लिखित संविधान के रूप में बनाया गया। आज भी सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधानों में से यूएसए का संविधान भी माना जाता है भारत के साथ साथ, लेकिन भारत बना है 1950 में और ये बना है 18वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है अगला, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। तो पहला ऑप्शन ये बच्चों आया है यूडीयू में, यूपीडीयूए इसमें आया हुआ है, आईडीए में आया हुआ है, आईडीए के एग्जाम में आया हुआ है 2004, यहां आया हुआ है एग्जाम में। तो पहला दे रखा है इसने यूएसए, बी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसने ब्रिटेन, सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसने रूस, और डी दे रखा है फ्रांस। हमने साफ बताई थी आपको, जल्दी से निशान लगाइए। आपने अगर निशान लगा दिया हो और लिख दिया हो तो मेरी तरफ से आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना। और इसे हमने ऐड किया था आर्टिकल मतलब भारतीय संविधान में भाग 4 का में आर्टिकल 51 का और 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का ही है, जिसमें 7 आर्टिकल हैं, सॉरी केवल इसमें 7 अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें 300, मूल संविधान की ही बात करोगे तो उसमें लगभग 395, जबकि आज की बात करोगे तो 460 या 65 से भी अधिक आर्टिकल्स किसमें हैं, भारतीय संविधान में हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस पे आने वाले और भी क्वेश्चन थे, टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे वो लगभग पूरे सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, क्योंकि हमने जो स्टार्ट की थी वो शासन प्रणाली से अपना पॉलिटी स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा जब हमें लगा कि ये संवैधानिक इतिहास भी जरूरी है, ठीक है ना, तो हमने हिस्टोरिकल बीच में जो गवर्नेंस प्रणाली थी उस गवर्नेंस सिस्टम को छोड़ करके हमने ये सॉल्व करा दिया। और अब नेक्स्ट अगला लेक्चर जो होगा फिर से हमारा शासन प्रणाली ही होगा, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से आपको कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसी तरीके से होंगी। तो नमस्कार, जय हिंद।